मेरे साथ हैं इस वक्त महारथियों का दमदार पैनल। हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब, एबेकस एसेट मैनेजर एलएलपी के फाउंडर सुनील सिंघानिया साहब, कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह साहब और साथ ही 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर और जाने माने फंड मैनेजर प्रशांत जैन साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो कायदे से तो देखिए, परंपरा के मुताबिक सवाल तो सबसे पहला यही बनता है कि बजट कैसा लगा। लेकिन रामदेव सर, आज सवाल मैं थोड़ा अलग हटके पूछूंगा। वो आपने अंबुजा सीमेंट का देखा ना ऐड? क्या? ये दीवार टूटती क्यों नहीं भैया? ये मार्केट गिरता क्यों नहीं? अब इस बजट पे भी नहीं गिरेगा तो कब गिरेगा? इतना खराब लग रहा है बजट? मैं तो आपको पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसे बजट देखिए, कैपिटल गेन्स और कैपिटल गेन्स टैक्स ये दो अलग चीज है। ये पूरा बजट कैपिटल गेन्स के आसपास है, हम लोग के हिसाब से देखा जाए तो जी पूरा मतलब सिंप्लीफाई किया है या जो भी किया है। तो कैपिटल गेन्स बढ़ा दिया सबके लिए। लॉन्ग टर्म जो हमारे लोग थे वो लोग को बस 10 से 12 कर दिया, शॉर्ट टर्म का 15 से 20 कर दिया। तो बाकी बेचारे स्पेकुलेटर तो मार्जिनल टैक्स भर ही रहते हैं। सो क्लियरली कैपिटल गेन्स टैक्स में काफ़ी और रियल एस्टेट में भी काफ़ी चेंज किया है। लेकिन कैपिटल गेन्स जो है, जो मतलब बाजार का जो रुख है, जो कि आपके डिमांड जो आपका फ्लो है या कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स को उन्होंने टच नहीं किया है। इफ़ एनीथिंग इट कुड बी बेटर बिकॉज ऑफ कंजम्पशन। मतलब जो आपको जो सबको 10-20 हज़ार रुपये फायदा हुआ है, उससे यदि कंजम्पशन को मान लो बूस्ट मिला तो उससे अर्निंग्स जो मतलब 1130 रुपये की बात थी अगले साल, वो शायद 1135 आ जाए, इस टाइप का है। तो यदि अर्निंग्स इंटैक्ट है, बाकी सब तो गेम ठीक ही है ना। ओके, तो मतलब कहीं न कहीं भरपाई हो रही है। नहीं तो मतलब इस हिसाब से आपको बजट ठीक लग रहा है? बाजार की कहानी नहीं बदली है। जो बाजार से जो टैक्स भरते हैं उनकी कहानी बदली। सुनील सर, बजट ठीक है ना? कोई ऐसी समस्या नहीं? मतलब अच्छा बुरा खराब नहीं, अच्छा बुरा या न्यूट्रल? देखो, अभी है ना अनिल जी, बजट में जो रेलेवेंस है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अगर आप देखोगे बजट में भी स्पीच जो 1 घंटे की थी, उसमें ज़्यादा इट इज़ सेम थिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन कि हम जीडीपी की ग्रोथ करेंगे, हम रूरल में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे, हम अर्बन कंजम्पशन पे देंगे। थोड़ा सा इस बार जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो नारा लगा हुआ था उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। ठीक बात। बाकी टैक्सेशन में बहुत ही छोटा मोटा ट्वीक है। अगर आप देखिए, आपने कहा जैसे दीवार टूटती नहीं है, बाजार गिरता ही नहीं है। अब अगर थोड़ा सा जो नेगेटिव आया है कैपिटल गेन्स टैक्स का, अगर उसको हटा दो तो ना कुछ इसमें नेगेटिव है। पॉजिटिव में फिस्कल कंसोलिडेशन इज अ बिग पॉजिटिव, लेकिन वो भी एक्सपेक्टेड था। अगर आप देखिए, अपनी जो 10 साल की जीसे की यील्ड है वो 6.97 थी, कल आज भी 6.97 ही है। ऐसा नहीं कि वो यील्ड एक बार 2-3 बेसिस पॉइंट कम हुई थी फिर उधर ही आ गई। तो आई थिंक मानी बजट से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी उम्मीदें थी नहीं। ओनली थिंग इज बस ये कैपिटल गेन का जो इंक्रीज हुआ है, बट वी विल टेक इट इन आवर स्ट्राइड। करेंगे, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, आधे 1% और कमाएंगे और क्या, बस उससे काम हो जाएगा। तो अगर 15-17% अगर आपका एक्सपेक्टेशन है आगे लॉन्ग टर्म गेन का, उस पर 2.5% कितना होता है? 40 बेसिस पॉइंट। तो 15 के बदले 15.5 कमाएंगे, तो टैक्स उतना ही लगेगा। लाइफ काश इतनी आसान हो जाए। इतना मतलब एकदम, मतलब अब मुझे लग रहा है कि बजट बहुत ही अच्छा है। अगर आधा परसेंट फैक्ट है ना, आप कैलकुलेट करिए ना। नहीं, अगर आपका 20% भी एक्सपेक्टेशन है तो 50 बेसिस पॉइंट का फर्क पड़ा है, तो 20 के बदले 20.5 कमाएंगे। बात तो सही है। नीलेश भाई, क्या अच्छा और क्या खराब बजट में? जो अच्छी चीज है इस बजट में अनिल भाई की, एक ट्रिनिटी ऑफ इम्पॉसिबल अचीव किया गया है। फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाया है। FY 24 का फिस्कल डेफिसिट टारगेट बजट के समय 5.8% था, इस बार 4.9% रखा है। 90 बेसिस पॉइंट फिस्कल डेफिसिट में कटौती हुई है। एंड इसमें न डाइवेस्टमेंट की कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ली है, न डिविडेंड इनकम ओवर एस्टिमेट किया है, और न टैक्स कलेक्शन ओवर एस्टिमेट किया है। तो ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट के ऊपर 90 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो हम प्राइमरी सरप्लस हो जाएंगे एंड हमारी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हो सकती है। दूसरा, इस बजट में निवेश को भरपूर सहायता की है वोट ऑन अकाउंट की तरह। पिछले साल 9.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया था, इस बार 11,000 करोड़ का निवेश होगा। एंड तीसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए फोकस किया गया है, जो कंजम्पशन को बढ़ावा दे सकता है और ग्रोथ को सस्टेन कर सकता है। तो ये 3 चीजें कंबाइन हो गई, फिस्कल प्रूडेंस, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो मेरे हिसाब से ये ट्रिनिटी ऑफ इम्पॉसिबल अचीव हुआ है बजट के अंदर।
तो तीन बहुत ही बेहतरीन चीजें हुई हैं जिससे बजट ग्रोथ बढ़ाने वाला होगा। प्रशांत सर, आपके हिसाब से ठीक है बजट, कोई समस्या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से बजट बहुत अच्छा था। हम्म, इसमें जिस दिशा में हमारी इकोनॉमी जा रही थी हम्म, वो दिशा को बरकरार रखा गया। सबसे पहली बात यह है कि फिस्कल प्रूडेंस जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है, और जैसा कि नीलेश ने कहा वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस बरकरार है। देखिए, गवर्नमेंट का जो खर्चा था वो 1.7% से 3.4% केपेक्स टू जीडीपी आ चुका है, तो उसको हम उसी गति से नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आज जो इकोनॉमी की गति उससे तेज बढ़ रहा है, और उन्होंने बात की कि अगले 6 महीने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ एक्टिव, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे मेरे ख्याल से पूरा वो है, तो वो एक बहुत पॉजिटिव है। और जहाँ तक टैक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो मेरे ख्याल से जो HNI अल्ट्रा HNIs हैं उन पे टैक्स का So today we are going to learn और about जो लो इनकम ग्रुप्स पे उन पे टैक्स का इंसिडेंस कम होगा। तो ये मेरे ख्याल से हर दिशा से, हर तरीके से ठीक ही है। कंजम्पशन बढ़ाने वाला बजट है बिल्कुल। कंजम्पशन भी बढ़ाएगा और एक इक्विटेबल टैक्स रिजीम भी, गवर्नमेंट का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है ही है कि जो हाई और लो इनकम में जो इनइक्वालिटी है उसको कुछ हद तक कम किया जाए। एक जो रामदेव सर, एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है वायदा कारोबार का बढ़ता हुआ वॉल्यूम। FNO पे STT भी बढ़ाया है। अब तो इट्स फैशनेबल टू टॉक कि भाई FNO में बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स अब आ गए हैं, ये उनको कम करना है। एक वो भी टारगेट था FNO पर STT बढ़ाने का जो इस बजट में रखा गया है। आपको लगता है इससे कंट्रोल होगा? तो मैं ट्रेडर्स लोग से बात करता था जो मेरे यहाँ डीलिंग रूम में थे, वो बोले कि जो लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, जो डे टू डे जो है, उनको कुछ अंतर नहीं पड़ता है। थोड़ा सा मतलब 6 रुपये के बदले में 10 रुपये देंगे, उसमें उनको बहुत अंतर नहीं पड़ता। जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स तो है, मतलब दिन में 1-2 सौदे करता है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स है, जो मशीन ड्रिवन ट्रेडर्स हैं, जो अल्गो चलाते हैं, जो मतलब 10-10, 5-5 पैसे कमाते हैं और टैक्स भरते जाते हैं, उनको बहुत मार पड़ेगा। और एक्चुअल में गवर्नमेंट को बहुत टैक्स आएगा उससे। अच्छा, वो अंदाज नहीं कितना आएगा, लेकिन STT बहुत बढ़ सकता है उससे, यदि वॉल्यूम उतना ही रहा तो। लेकिन मेरे ख्याल से वो वॉल्यूम रहेगा ही नहीं, बिकॉज it will become unviable. Okay. So actually it will hit directly. I don't know whether that was the intention, but it will hit the high frequency traders. नहीं, मेरे ख्याल से इरादा तो वही होगा कि ताकि जो कल इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी यही कहा, आपके तो साथी हैं नीलेश भाई, कि भाई पैसा जो जा रहा है कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही, स्पेकुलेशन में ज़्यादा जा रहा है। सेबी चीफ भी यही कह रही थी। तो क्या वाकई में दोनों तरीके से, एक FNO ट्रेड्स पे बढ़ाना टैक्स और दूसरा कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा देना, उससे भी क्या हमारी माइंडसेट थोड़ी लॉन्ग टर्म की बनेगी क्या? सो अनिल भाई, एक है कि आप पुश करो, दूसरा है पुल करो। पुल करने का काम नॉलेज से आता है। जैसे सेबी की निगहबानी में एमफी ने म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन लॉन्च करी, तो आज तकरीबन 7-8 करोड़ से ज़्यादा SIP हो रही है। एंड हमने देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर में काफ़ी मैच्योरिटी आ गई। वो लोग वनडे जैसा खेले कोविड के समय में, 3-4 महीने FPI रेगुलरली बेच रहे थे, रिटेल बड़ी मैच्योरिटी से खरीदता था। दूसरा टेस्ट मैच खेला उन्होंने अक्टूबर 21 से जून 22 के बीच में, रशिया यूक्रेन युद्ध भी चालू हुआ। FPI 2.5 लाख करोड़ का माल बेचते, रिटेल खरीदते गए। करेक्ट। और फिर T20 आया एग्जिट पोल और इलेक्शन के दिन पे, वो भी बखूबी खेले। वनडे, T20 और टेस्ट मैच सब में रिटेल इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड सही है जैसी कैंपेन की वजह से बड़ी मैच्योर्ड से FPI के सामने खड़े रहे। तो एक है नॉलेज देना, दूसरा है आप उन्हें पुश करिए ये टैक्सेशन चेंजेस की वजह से। और जैसे रामदेव जी ने बताया, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं उनके ऊपर शायद इम्पैक्ट ज़्यादा होगी। इनके पास एनालिटिक्स है, एल्गोरिदम्स है, कनेक्टिविटी है, तो जाहिर है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट भी बनाते होंगे। अब इनका प्रॉफिट कुल कम होगा तो रिटेल का लॉस पुल भी कम हो जाएगा, तो दोनों मिला के शायद FNO के लिए बेनिफिशियल रहेगा। यार सर, जो मार्केट भी है, जो पहला सवाल सर से पूछा हमने कि ये मार्केट गिरता क्यों नहीं, तो ये क्या है कि वो पहले ये कि सूर्य कुमार यादव की तरह पहली इंटरनेशनल बॉल खेलूंगा, उसमें भी 6 मारूंगा, तो ये क्या कॉन्फिडेंस है या कॉम्प्लिसेंसी है मार्केट की, मैं गिरूंगा नहीं, जो करना है करूं? सो ज़्यादातर तो कॉन्फिडेंस है और थोड़ी कॉम्प्लेसेंसी भी है। आज मतलब देख रहे हैं कि कई लोग
ये मानते हैं कि एफएनओ ट्रेडिंग करके हम अपनी गुजारा कर पाएंगे, उसे एक करियर मान रहे हैं। ट्रेडिंग में अगर आप सभी से पूछिए, 100 में एक आदमी पैसा बनाता है, 99 खोते हैं। निवेश में अगर आप सही तरीके से करो तो 100 में 100 शायद पैसे बनाते हैं। तो आसान तरीके से पैसा बनाना है, बड़े कठिन तरीके से पैसा बनाना है, कहीं पे थोड़ी कॉम्प्लेसेंसी है, बट ज्यादातर कॉन्फिडेंट है। रामदेव सर, इतिहास में पहली बार आपके मन में ऐसा आया आज कि मुझे भी गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए, अगर इतना सस्ता गोल्ड हो जाए तो अब तो अट्रैक्टिव है थोड़ा, मतलब थोड़ा सरप्राइज लगता है कि आज के बजट में जब सब पूरे स्टॉक मार्केट वालों को मतलब कैपिटल गेन्स, एसटीटी सब तरफ से लग रहा है, तो 9% मतलब लिटरली हाफ हो गया गोल्ड के ऊपर टैक्स। तो ऐसा तो नहीं है कि आपसे मतलब जो लॉ मेकर्स हैं दे आर सेइंग दैट लेट्स मेक गोल्ड मोर अट्रैक्टिव एंड मेक स्टॉक मार्केट लिटिल लेस अट्रैक्टिव, ऐसा तो लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा इरादा नहीं उनका। नहीं, एक्चुअली उनके जो ये गोल्ड बॉन्ड फंड जो है वो रिडेम्पशन के लिए पहली बार आ रहे हैं, और अगर वो रिडेम्पशन आएंगे गोल्ड के दाम कम होंगे, 9,000 10,000 करोड़ की कम देना पड़ेगा, बचत हो जाएगी। तो उस टाइप का कुछ दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा, बट बिकॉज दैट्स द ओनली सेगमेंट जहाँ पर थोड़ा बहुत बेनिफिट आया है, एक्चुअल बेनिफिट देखा है तो वहीं पर ही आया है। बाकी तो सब जगह थोड़ा सा पनिशमेंट ही है। लेकिन क्योंकि जनरली सुनील जी हम ये मानते हैं कि भाई गोल्ड तो नॉन प्रोटेक्टिव एसेट है, मतलब फायदा तो ज़्यादा वैसे होता नहीं है, एक मन की शांति जरूर है। तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा पैसा जो बड़ी समस्या हमारी यही थी कि बैंक के एफडी से पैसा निकलकर इक्विटी मार्केट में आ रहा है, चाहे वो मार्केट में ऐसे आ रहा हो या एफएनओ की ट्रेडिंग में आ रहा हो, क्या वो पैसा निकल के अब गोल्ड में जाएगा? देखिए अनिल जी, गोल्ड एक बार अट्रैक्टिव लगता है कि 5-6 हज़ार रुपया कम हो गया, लेकिन अगर आप देखिए ना लास्ट हफ्ते 10 दिन में गोल्ड ऐसे भी 3-4% इंटरनेशनली बढ़ गया था, और रुपी भी 83.10 के आसपास रहता था, आज 83.60 हो गया, तो आधा टका उसमें भी फर्क पड़ गया। तो नेट आपको फर्क है ना, अगर आप 15 दिन से आज का देखोगे तो हो सकता है 2-3 हज़ार रुपये का फर्क पड़ा हो। अब ये 2-3 हज़ार रुपया गोल्ड नीचे जाने से अगर कोई खरीदने आएगा तो ऐसा नहीं है कि कल का कल वो बढ़ने वाला है, यू नो। तो आई थिंक दैट थोड़ा बहुत हो सकता है कि एक स्पोरेडिक बोले कम हो गया जिसके पास मतलब कोई लेना ही है कि इंडिया में जिसको जितना लेना है ना, वो कोई भी दाम हो, कोई भी टैक्स हो, वो लेना ही है उसको। आई डोंट थिंक टैक्स के वजह से कुछ हैबिट में फर्क पड़ेगा। एक ही चीज तो है जो खरीदी जाती है हिंदुस्तान, बाकी तो सब बेची जाती है। एक आपने जो चीज बोली ना, बाजार गिरता नहीं है, आई थिंक उसका रीजन है कि सबको लग रहा है कि बाजार गिरेगा। तो जिसको भी आप पूछो, वेदर एक्सपर्ट्स हो या एचएनआई हो, सबको लगता है कि बाजार में करेक्शन आने वाला है। इसके लिए करेक्शन नहीं आता है। ये जब आपने जवाब दिया ना, रामदेव सर ने ऐसे घूम के पीछे, फैक्ट है ना सर, इस पे मतलब हाँ, ये घूम के इस तरह से देखने की वजह क्या है? सुनील सर को जवाब नहीं पता, कोई भी हट के बात करता है ना। हाँ, इसीलिए तो बोला, वैसे मुझे लगा आपको कुछ तो इंटरेस्टिंग लगा इसमें। यही कि भाई गिर इसलिए है कि सब लोग बोलते हैं गिरेगा करके, और जितने होशियार लोग सबके सब मदान है, कई लोग ये वार्निंग दे चुके हैं कि भैया गिरेगा करके। अच्छा, आप देखो म्यूचुअल फंड का फ्लो देखो आप, 1.5-2 महीने से सब इतना रिकॉर्ड फ्लो है इलेक्शन के आसपास, उसके बाद, और बाइंग लोएस्ट है डीआई का, तो सब के सब कैश में बैठे हुए हैं। अभी ये भी जो इवेंट था वो भी खत्म हो गया, अभी कल से क्या करोगे आप? फिर खरीदोगे आप, तो गिरे कैसे बाजार? तो बाजार की तेजी के लिए पूरी की पूरी क्रेडिट हम नीलेश भाई को देते हैं। हाँ, उनके पास आपको भी देते हैं, मोतीलाल ओसवाल का भी म्यूचुअल फंड है सर। तो इनका तो नाम भी लिया गया है। हाँ, तो आज हाँ बिल्कुल, तो आज नहीं गिरने के पीछे भी क्रेडिट आपको ही दें। क्या आपकी इंडस्ट्री 1.25 लाख करोड़ रुपए कैश पे बैठी हुई इक्विटी में, अगर मेरे डेटा सही है ऑलमोस्ट, तो लेना तो पड़ेगा, घटेगा कैसे? सो थोड़ा बहुत कैश अनिल भाई हम रखते हैं बिकॉज रिडम्पशन से ओपन एंडेड फंड है। कुछ फंड है बैलेंस एडवांटेज फंड एंड मल्टी एसेट एलोकेशन, जहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से आप इक्विटी में एलोकेशन करते रहते हैं। बट अगेन आप देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में कुल मिला के कितना पैसा आता है? FY 21 से 23 के बीच में 4 लाख करोड़ रुपए आया था डायरेक्ट इक्विटी में, और बॉन्ड्स डिबेंचर्स मिला के 2 लाख करोड़ आया था। अनिल भाई, लोगों ने 9 लाख करोड़ तो घर पे रखा है करेंसी नोट में। हाँ? ये RBI का डेटा है, जो नोट सर्कुलेशन में, राइट? नोट सर्कुलेशन इंक्रीमेंटल बात कर रहा हूँ, इंक्रीमेंटल। FY 21 से FY 23 के बीच में 6 लाख करोड़ रुपया आपने म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक एंड कॉर्पोरेट FD एंड डिबेंचर में लगाए।
9 लाख करोड़ तो अपने घर पे रखे करेंसी नोट में, हमें तो वो 9 लाख करोड़ को बाजार में लाना है। वो तो अभी गोल्ड में जाएंगे। अब ये जो सुनील ने कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनिल भाई, हम सालाना लगभग 700 टन गोल्ड की ऑफिशियली इंपोर्ट करते हैं। स्मगलिंग से आए, आपका और मेरा अंदाज पता नहीं क्या होगा। आज गोल्ड $2300-2400 पे है तो 30-40 बिलियन डॉलर जाता है। उम्मीद है कि गोल्ड के दाम और ऊपर जाएंगे। अगर वो और ऊपर गए सुनील भाई, तो हम कितना पैसा गोल्ड इंपोर्ट में लगाएंगे? हमें पूरा फोकस इस चीज पे करना है कि हम जो हमारे पास गोल्ड पड़ा है उसको कैसे रिसाइकल कर सके। ये बाहर हर साल 30-40 बिलियन डॉलर बेचते हैं, जो कल 50-60 होगा, परसों 70-80 होगा, वो हमारी अफोर्डेबिलिटी से ऊपर है। तो घर के तिजोरी में पड़े हुए, बैंक लॉकर में छिपे हुए गोल्ड को बाहर कैसे लेके आए, इकोनॉमी में वो फ्रोजन सेविंग्स है उसको कैसे लेके आए, उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक प्रशांत सर, आपकी तो बैंक्स में बड़ी गहरी और जबरदस्त पकड़ रही है कई सालों से, रादर दशकों से। हाल ही में जो बड़ी समस्या है बैंक्स की वो डिपॉजिट्स की है, राइट? कि बड़े से लेके छोटा बैंक सबको कहीं न कहीं दिक्कत तो आ रही है। अब क्या इस बजट को देखने के बाद बैंक्स उम्मीद करें कि उनकी डिपॉजिट बढ़ेगी, या ये समस्या रहने ही वाली है, उल्टा और बढ़ने वाली है? देखिए, अगर बैंक्स का, अगर हम इक्विटीज में जो टोटल फ्लो है वो देखें तो वो क्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स का मात्र 10% है जी। तो ये कहना गलत है कि इक्विटीज में पैसा जा रहा है इसलिए बैंक डिपॉजिट में पैसा कम आ रहा है। तो वो एक ओपिनियन हो सकता है, लेकिन डेटा उसको सपोर्ट नहीं करता। तो मेरे ख्याल से पैसा जो है बैंक्स के, अगर डिपॉजिट रेट्स बढ़ेंगे तो पैसा आ जाएगा उसमें। तो निवेशकों के पास और स्कीम्स हैं, भले ही वो गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम्स हो। आप देखिए तो मेरी समझ में उसमें पैसा ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि बैंक्स का जो डिपॉजिट रेट है वो उससे कम है। तो मेरे ख्याल से देखिए, बैंक्स में क्रेडिट और डिपॉजिट को तो मैच करना ही पड़ेगा। तो अगर आपके पास क्रेडिट है और डिपॉजिट नहीं है तो आप डिपॉजिट का रेट बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन ये बाजार के फोर्सेस पे छोड़ेंगे तो डिपॉजिट रेट बढ़ेगा तो अपने आप उसमें आप ब्याज ज़्यादा दो, लोग आएंगे। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड के लिए तो फिर वो वैसे भी समस्या है, और उनकी तो शायद मांग भी थी कि उनके टैक्सेशन को ठीक किया जाए, तो वो अभी भी पूरी नहीं हुई है। वो तो नहीं हुई है। डेट म्यूचुअल फंड आज बैंक डिपॉजिट्स या डिबेंचर्स या उसके आसपास है जी। एंड दुनिया में कैपिटल मार्केट डेट की काफ़ी डेवलप होती हैं। हमारे यहाँ पे हम हाई यील्ड की जगह हाई क्रेडिट रेटेड डेट में ही निवेश करते हैं, बिकॉज हाई यील्ड में अगर गए और कुछ डिफॉल्ट हुआ तो रिकवरी के लिए बहुत समय लगता है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि कैसे हम आईबीसी को सिक्योर कर सके, फुल प्रूफ कर सके। तो ये हाई यील्ड मार्केट इंडिया में डेवलप हो जाएगा। उसके बाद डेट म्यूचुअल फंड विदाउट टैक्स बेनिफिट्स भी कैपिटल मोबिलाइज कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। एक बजट में शुरुआत से जो बड़ा फोकस दिखा है वो रामदेव सर इस बार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर को लेकर था, कि क्योंकि हम हमेशा वो कॉलर ऊंची करते हैं, हम यंग कंट्री है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है और लंबे समय तक हमारे जवान रहने वाले हैं, लेकिन समस्या एम्प्लॉयमेंट की आ भी रही, जो इलेक्शन के वक्त थोड़ा नज़र भी आया। आपको लगता है कि काम हो पाएगा बजट में? और दूसरा एक और चीज़, जो ये इंटर्नशिप वाला मामला है कि CSR एक्टिविटी के जरिए आप प्राइवेट सेक्टर से करवाइए, आप कितने लेंगे इंटर्न्स? तो होना चाहिए ना। क्या है, देखिए ये इंटर्न स्कीम बहुत बढ़िया है। आप मतलब एम्प्लॉयर के लिए बहुत अच्छा है और एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कई जगह जहाँ पर इंटर्नशिप कराते हैं उनको बहुत ज़बरदस्त ढंग से रगड़ते हैं। कई होटल वगैरह में 1-1.5 हज़ार रुपये में पूरा मतलब 12-15 घंटा काम कराते हैं। करेक्ट। एटलीस्ट वो जो नए इंटर्न्स हैं उनको एक रीजनेबल स्टाइपेंड मिलेगा 5,000 रुपये का। जैसे अपने CA करते थे 50 रुपये मिलता था, तो वो तो कम से कम खत्म होगा, समझे ना, एक्सप्लॉयटेशन खत्म होगा एक तरीके से। लेकिन क्या देखिए, आपको पहले तो क्या है कि प्राइवेट सेक्टर का जो कैपेक्स को बूस्ट आना चाहिए। भाई मेरे पास डिमांड है तो मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, खाली इंटर्नशिप के लिए मैं थोड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा। भाई मैं इंटर्नशिप कहाँ कराऊँ, जहाँ फैक्ट्री लगे वहाँ तो कराऊँ ना, लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए मेरे को उतना डिमांड चाहिए। आज एडिशनल जैसे मतलब मेरा मैं मोटरसाइकिल कंपनी में मेरा 5 मिलियन का डिमांड है, मेरा डिमांड ही 5 मिलियन रहता है, तो मैं नया फैक्ट्री लगाऊंगा। नया फैक्ट्री लगाऊँ तो इंटर्न में दूंगा कहाँ से पोजीशन?
जब मेरा 5 से जब 6 मिलियन होगा, 7 मिलियन होगा, तो जो नई फैक्ट्री लगी उसमें नए बंदों सबको लूंगा, ट्रेन करूंगा मैं। तो एक वो बहुत बहुत सही चीज़ है जो किया उन्होंने, लेकिन साथ में जो कंजम्पशन के ऊपर जो थोड़ा सा जोर आना चाहिए, जिससे कि भाई अभी तो ये तो कंट्री के यहाँ जहाँ कुछ कंजम्पशन होता ही नहीं, यहाँ पर आपको इनकम थोड़ा उन्होंने बढ़ाया, हो सकता है जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर यहाँ बात नहीं हुई बिल्कुल, तो उसका अलग फोरम होगा, पूरा आधा बजट तो भी और बाकी है फाइन प्रिंट पढ़ना बाकी है। नहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जो जीएसटी में आएगा, हाँ राइट, उसमें तो कर सकते हैं ना वो, करेक्ट। मतलब जो सामान्य कंजम्पशन की जो चीजें हैं 28% से आप 18 कर दो, 18 वाले 12 कर दो, ऐसा कुछ करेंगे वो, तब जाके थोड़ा कंजम्पशन बढ़े हो, एंड देन दिस ट्रेनीज दे विल बी एब्जॉर्ब्ड, अदरवाइज प्राइवेट कैपेक्स नहीं होगा ना। ज्यादातर ट्रेडर्स ऑप्शन खरीदना चाहते हैं क्योंकि ऑप्शंस खरीदना सस्ता पड़ता है और वहां पे लिमिटेड लॉस होता है। जॉब एंड गेट एक्सपीरियंस एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट। सी यदि मैं आज यदि 100 ट्रेनिंग इंडस्ट्रियलिस्ट में, तो पूरा खर्चा तो गवर्नमेंट ही दे रही है ना, मैं तो खाली 10% ही दे रहा हूँ। करेक्ट हो जाएगा वो, उसका क्वालिफिकेशन मिल जाएगा, कोई महिंद्रा में कोई टाटा में कोई ट्रेनिंग ले ले, इट बिकम वैल्यूएबल। एब्सोल्युटली, तो कम से कम स्किल करने के लिए एक बढ़िया तरीका है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव। वित्त मंत्री जी कहा भी शायद मेरे ख्याल से 15 लाख रुपए तक की सैलरी कमाने वालों को 17,500 रुपये साल के बचेंगे, राइट। और जनरली हम सुनील सर ये देखते हैं कि भाई लोअर लेवल के लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होता तो खर्चा तो आता है। ये कंजम्पशन कहाँ आएगा, किस तरफ आएगा, किस तरह के कंपनियों में, किस तरह के सेक्टर्स में आएगा? अनिल जी 17,500 15 लाख कमाने वाले के लिए बहुत ही छोटी रकम छोटा है। मुझे लगता नहीं है उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होगा। मनी एट द मार्जिन ठीक है, महीने का 1,000 रुपया होता है, बट उतना तो उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन ही बढ़ जाता है, एंड पर्टिकुलरली सर्विस इन्फ्लेशन तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। आपका हॉस्पिटल का खर्चा, एजुकेशन का खर्चा, तो इन आइसोलेशन सिर्फ उससे बड़ा कंजम्पशन में कोई स्विंग होने नहीं वाला है। आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, जैसे वो 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट एडिशनल उन्होंने कहा है कि 2 लाख करोड़ का एक बजट होगा। इंटर्नशिप से हो सकता है कि थोड़ा बहुत जैसे भैया ने बोला कि 1,000-1,500 रुपये में उनको रगड़ डालते थे, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन आइसोलेशन में खाली 17,500 रुपया बढ़ने से बहुत मार्जिनल कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। आई डोंट थिंक इट कैन बी गेम चेंजर। ओके, तो मतलब इससे भी कोई ऐसा बड़ा फर्क आ जाए? वैसा बड़ा 17,500 रुपये से क्या फर्क आएगा बड़ा, वो भी साल का? हाँ, वो भी साल का। रामदेव सर थोड़ा तो सी डायरेक्शन इन पॉजिटिव वे, थोड़ा सा मतलब अर्निंग्स 1130 50 रुपया हुआ दिन का। हाँ, बट प्रोपेंसिटी कंज्यूम इज 100% है। 17,000 ही खर्चा। आईटीसी बढ़ गया, बोले 2 सिगरेट ज्यादा पिएगा। कुछ नहीं आया इसके लिए बढ़ गया तो। वो तो खैर, बाय द वे स्टॉक मार्केट का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक जो है बजट के दिन वो आईटीसी है। लगभग जिस बजट में उसके लिए टैक्स ना बढ़े सिगरेट पे, उस बजट में वो बढ़ जाता है, और हर बजट में तो बढ़ता नहीं है, तो शायद वो सबसे बढ़िया लोगों को वो एक ट्रेड लगता है। लेकिन कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं इस बजट में, जो इकोनॉमी की ग्रोथ को क्या बढ़ावा दे सकती है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्हें किस तरह का लगेगा बजट? दोनों, एक वो जो इक्विटी में पैसा डालते हैं, दूसरे वो जो डेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान में। तीसरी एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि बजट के बाद आपको पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव करने हैं। और चौथी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप भी पैसे हाथ में लेके बैठे हैं, गिरेगा तो डालूंगा, तो अब पैसे लगाने का वक्त कब है और कहाँ है? इन सारे सवालों के लेंगे जवाब हमारे सारे एक्सपर्ट से एक छोटे से ब्रेक। सबका बजट की इस महामंथन में हमारे साथ है बजट का बिग पैनल, रामदेव अग्रवाल साहब, सुनील सिंघानिया साहब, नीलेश शाह साहब और प्रशांत जैन साहब, और हम कर रहे हैं चर्चा बजट के सारे प्रोविजन पर। और अब बात की जाए बाजार के आगे के डायरेक्शन पे, और सबने कहा कि बजट के बाद खरीदना है, पैसे सबके पास है। रामदेव सर, अब बजट के बाद क्या फिर से बाजार की रफ्तार वैसी रहेगी, धीमी पड़ेगी, यू टर्न लेगा, डायरेक्शन क्या है? मेरे ख्याल से डायरेक्शन में तो कोई बदलाव नहीं है। ये क्वार्टर का अर्निंग्स तो काफ़ी पिटा हुआ है, और एक्सपेक्टेशन भी वही था, क्योंकि ये जून क्वार्टर का है, इसमें थोड़ा सा इलेक्शन का भी एक्टिविटी था, हीट भी बहुत ज़्यादा था, तो ऐसा स्लो डाउन था। तो आप देखें सब ऊपर नीचे आ रहा है पूरा, बहुत कम कंपनीज में कुछ बड़ा बदलाव है। एग्रीगेट रनिंग एट अबाउट 2-3% अहेड बस, तो मतलब बहुत फ्लैट क्वार्टर है। सवाल ये है कि, लेकिन एनालिस्ट लोग बोलते हैं कि भाई अगला एक साल पूरा मतलब 24-25 में 15% ग्रोथ आ जाएगा बोल रहे हैं।
तो वो ये एनालिस्ट लोग का ये थोड़ा झूठ टाइप का लगता है, कई बार बहुत डर लगता है। साल के शुरू में चालू होता है 1150 से और आखिरी आते आते तक 1500 पहुंच जाते हैं। तो ये फिर से वैसे आने लेवल लग रहा है, क्योंकि करंट क्वार्टर इज नॉट सो गुड। तो मेरे को सबसे ज्यादा डर लग रहा है अर्निंग से। यदि इतना फ्लो आ रहा है और अर्निंग्स नहीं आया तो मतलब कितना आप पी खींचोगे आप, तो फिर क्या होगा? यदि अर्निंग्स नहीं आया तो प्रमोटर ही बेच के निकल जाएगा पूरा। चलिए आपसे सीखनी है एक चीज, क्या? हम चर्चा कर रहे हैं बजट की, हाँ, बजट के बाद मार्केट क्या रहेगा। आप कैसे अपने आप को एकदम स्विच कर लेते हो कि भाई अल्टीमेटली तो मुझे कंपनी की कमाई और अर्निंग पे जाना है। हम तो अभी 5-7 दिन तक है ना सोच भी नहीं पाएंगे कि कहीं अर्निंग्स की, बैलेंस शीट की, इसकी प्रॉफिट की बात करनी है। आपका मतलब एकदम वो मछली की आंख में नजर है अर्जुन की तरह। वही बाजार से भी आपने बोला एक अभी बजट सेक्शन खत्म हो गया, अभी बाजार के सेक्शन में आ गया। तो मैं भी बाजार सेक्शन में आ गया पूरा का पूरा। गजब सर। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी, क्योंकि आप कई बार कहते भी हैं कि भाई अल्टीमेटली तो आपकी कंपनियां पैसा कमाएगी तो ये आपका पैसा बनेगा मार्केट में। सो मतलब स्पीड थोड़ी धीमी पड़ेगी बढ़ने की, कि ये सब बजट से कुछ नहीं बदला हुआ है, मैं बोल रहा हूँ आपको, बजट से कुछ बदला नहीं है। तो ऐसे ही हाई बनेंगे सर? हाँ है ना, तो मतलब ये भूल जाओ बजट हो गया करके। अच्छा, आज और कल, आज ही हो गया बस, कल से वापस FI ने क्या किया, इसने क्या नहीं, बस वही चालू हो जाएगा फिर से। क्या बात है, एकदम नॉर्मल बिजनेस एज यूजुअल फ्रॉम टुमारो। सुनील जी आपके लिए क्या है, मतलब क्या वाकई में जो जबरदस्त जोश करो। अच्छा, बजट के पहले भी कोई ठंडे हुए नहीं खास, थोड़े बहुत बड़े समझदार लोग भले ही थोड़े बेच के बैठे हों, लेकिन FI तो कल तक भी भर भर के ले रहे थे, राइट। और आज भी यही। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ये बजट 10 साल पहले आया होता, NDA का नहीं UPA का, तो आज लोअर सर्किट होता कि नहीं होता मार्केट? नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ। जब भी 10% लॉन्ग टर्म गेन्स लगाया था उस दिन बाजार गिरा था, अगले दिन से फिर बाजार बढ़ने लगा। नहीं, अगले दिन तो फिर अलग मुझे बात याद है। है डिविडेंड टैक्स लगाया था, भैया बहुत नेगेटिव हो गए थे, बिकॉज भैया का व्यू डिविडेंड्स पे बहुत पॉजिटिव रहता है कि उससे Right. पैसा आता है। एक दिन गिरा था भैया, अगले दिन से इट वाज बैक टू नॉर्मल। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि पहली बार टैक्स लगा है, टैक्स तो पहले भी बहुत बार लगे हैं। बाजार संभल जाता है। आई थिंक अल्टीमेटली जो इन्वेस्ट करता है वो पूरे, एक बोलते हैं ना, पूरा ब्रॉड लेवल का व्यू लेके फिर इन्वेस्ट करता है। आज अगर 12.5% टैक्स भरने के बाद में भी अगर इक्विटी मुझे दूसरे एसेट क्लास से ज्यादा पैसा देगी, तो लगाना ज्यादा रिटर्न देगी, तो इधर ही लगाएंगे ना पैसा। आपने बोला गोल्ड, एक बार हो सकता है 2-3 टका आपको गोल्ड सस्ता मिल रहा है, बट आपका व्यू होना चाहिए ना कि गोल्ड मेरे को आगे चल के इक्विटी से ज्यादा रिटर्न देगा। तो आई थिंक इससे कुछ चेंज नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है। और जैसे भैया ने पहले कहा, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी का तो बजट से कुछ लेना देना है ही नहीं। ट्रू। अभी उसमें डिविडेंड कोई दे रहा था, कोई बायबैक दे रहा था, कोई क्या कर रहा था, वो पता नहीं। और इन्वेस्टर का भी अगर आप देखिए ना, इक्विटी में टैक्स बढ़ाया है 10 से 12.5, बट दूसरे एसेट क्लास में कम हो गया है। रियल एस्टेट में 20 से 12.5 हो गया है, लिस्टेड बॉन्ड और डिबेंचर में 20 से 12.5 हो गया है। तो हो सकता है जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है एक इंडिविजुअल, उसको तो टैक्स में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उसके लिए टैक्स न्यूट्रल हो गया एक तरह। हो सकता है कि फायदा भी हुआ हो अगर उसका इक्विटी में वेटेज कम है तो। आई थिंक सिर्फ 2-3 चीजों को लेके इट इज टू अर्ली टू मेक अ कॉल। और एनीवे सिर्फ बजट से, और ऐसे बजट से जो बहुत ही डोसाइल बजट है जिसमें कुछ ज्यादा ऊपर नीचे हुआ नहीं है, मार्केट पे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई व्यू नहीं बनता है। आपने कहा फॉरेन इन्वेस्टर बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि हमको मौका मिलेगा तो हम इंडिया में डालेंगे पैसा। अभी 10-15 दिन से बाजार नहीं बढ़ रहा है तो उनको लगता है अभी थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, अब डाल सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज व्हाट विल ड्राइव देम, कि वो भी बैठे हैं कि हमको मौका मिले। प्रशांत सर, मैं भी बैठा हूँ, मुझे भी पैसा लगाना है, बस आप कहें तब लगाऊं। तो ये बजट देख लिया मैंने, अब लगा लूं या अभी थोड़ा रुकूं, क्या है? मैं तो आपको 30 साल से कह रहा हूँ। 30 साल से लगा ही रहा हूं, लेकिन बजट के बाद वो हमारी आदत पड़ी हुई ना सर कि बड़ी इवेंट है तो थोड़ा रुकेंगे, देखेंगे। तो मतलब क्या हो गया सब अब? नहीं, देखिए सामान्य बाजार है, ये बहुत समय से कह रहे हैं, इसमें खाली स्मॉल मिड कैप्स ही महंगे हैं, बट लार्ज कैप्स कोई निफ्टी का आपका 10 और 15 साल का कितना रिटर्न है? 13% साल का, तो वो कोई बहुत एक्सेसिव रिटर्न नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये एक सामान्य बाजार है। और इसमें हाँ, इंडिया में जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 15-20 नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया में जो इन्फ्लेशन की रेट है, जो नॉमिनल जीडीपी है जी, बजट में नॉमिनल जीडीपी का अजम्पशन कितना रहा होगा? 10.5-11%, 11.5%। तो आप कब तक जो है कॉर्पोरेट प्रॉफिट उससे बहुत अधिक ग्रो कर सकता है? तो आई थिंक अल्टीमेटली हमको जो आज के ब्याज की दर है, जो इन्फ्लेशन की दर है, जो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ है, हमारी जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस है उसके अनुरूप ही होनी चाहिए। तो मुझे लगता है निफ्टी में लॉन्गर टर्म में यहाँ से भी 12% के आसपास का कंपाउंडिंग आएगा, उसमें कोई दिक्कत मुझे। नीलेश सर,
कोई असेट एलोकेशन में बदलाव करने की जरूरत है, कम ज़्यादा वेटेज कहीं किया जाए? रियल एस्टेट, उनके भी टैक्सेशन में बदलाव हुए हैं, फिर आपका फिक्स इनकम, गोल्ड बुलियन भी थोड़ा सस्ता हुआ है, और इक्विटी, या क्या किस तरह से रखना चाहिए? एक बजट के पहले हम गोल्ड में कह रहे थे कि 18% जो टैक्स इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा लगता है, शायद उसमें कटौती हो सकती है। अब वो हो चुका है, तो अब आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। टू दैट एक्सटेंट आप फिक्स्ड इनकम से पैसा गोल्ड में अलोकेट करिए। बाकी जो रियल एस्टेट, इक्विटी, वो असेट क्लास है, उसे बरकरार रखिए। उसमें बजट की वजह से आपको कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। राइट। जैसे रामदेव जी ने कहा, बजट आया गया, इससे मार्केट की डायरेक्शन के ऊपर या फंडामेंटल्स के ऊपर कोई बहुत बड़ी इम्पैक्ट नहीं पड़ी है। ओके। और सबसे ज्यादा वेटेज अभी भी इक्विटी में ही रखना है? जैसे प्रशांत भाई ने कहा कि अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं और आपको पिछले साल जितना रिटर्न मिला उतना नहीं चाहिए, उससे कम रिटर्न में आप खुश रहेंगे, तो 100% लगा दीजिए। अब तो ठीक है, जिस लेवल पे हमें पैसा ना टूटे या नीचे ना जाए मार्केट, तब भी खुशी रहना चाहिए, और बन जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं अनिल भाई, आजकल हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, लाइक हमारे किसी फंड ने 30% रिटर्न दिया है, किसी ने 60% दिया है, तो लोग बोलते बस इतना ही रिटर्न दिया है, इससे ज्यादा तो मैं बना लेता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आजकल अनिल भाई जब हम जाते हैं इन्वेस्टर्स को मिलने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए, तो हम शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि आप सबने मेरे से ज्यादा रिटर्न बनाया होगा, मैंने कम बनाया, बट आप मुझे सुनने के लिए आए, वो बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। सो हम्बल ऑफ यू। सुना देना नीलेश भाई उसके लिए मस्त है। सीरियसली एक्चुअली ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस की है। कहीं जाके अगर वो लोग पूछ लेते हैं कि एक दो स्टॉक बता दो, और उनको अगर गलती से आप बोल दो कि TCS और L&T ले लो, तो बोले इसके लिए थोड़ी आपको सुनने आए। मतलब उनको वो नहीं चाहिए, भले ही साल में वो 50% या 2 साल में 50% बढ़ जाए, 25% भी अगर बढ़ता है तो कम नहीं है एक साल में, लेकिन सर उनको चाहिए नहीं। अच्छा, एक और चीज जो सुनील जी मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या कुछ पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है इक्विटी के पोर्टफोलियो में? कहीं कोई अंडरवेट, कहीं कोई ओवरवेट, ऐसा कुछ इस तरह के कोई चेंजेस? MRP of this whole thing, बजट को that means देखते हुए चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई थिंक मैं सबसे सहमत हूँ कि आगे जो 3-4 साल का जो रिटर्न है वो थोड़ा नैरो होगा। वो है ना, मैं आपको बताऊं, आप सब लोग डराते बहुत हो और फिर पैसे ज्यादा बन जाते हैं हमारे। नहीं, वो हम भी इन्वेस्टर को, मैं भी एक बोलता हूँ, इन्वेस्टर कोई आता है उनको बोलते हैं 12-15% रिटर्न बनेगा, वो बोला आप 3-4 साल से यही बोल रहे हो, हमको पता है ज्यादा बनेगा। बट हैविंग सेड दैट, क्या है ना, एक तो आई थिंक जो मिड एंड स्मॉल कैप का आउट परफॉर्मेंस था ओवर द लार्ज कैप, दैट विल नैरो। जीरो होगा कि नहीं पता नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा बनेगा, बट इट विल सिग्निफिकेंटली नैरो। ये 15-20% का फर्क नहीं हो सकता, मे बी 3-4-6% का फर्क होगा, बिकॉज यू आर टेकिंग हायर रिस्क। दूसरा, आई थिंक बिकॉज अभी रिटर्न एक्सपेक्टेशन ही आपका मिड टीन है, ज्यादा बीटा खेल के फायदा नहीं है। तो आई थिंक इंक्रीमेंटली हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा है ना पोर्टफोलियो 15-20% डिफेंसिव की तरफ मोड़ने में एक लॉजिकल लगता है कि उसमें फार्मा हो गया, IT हो गया, थोड़ा कंजम्पशन हो गया, इट मेक्स सेंस। क्योंकि लास्ट 3-4 साल जो बीटा था, जो इकोनॉमी वाले शेयर थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, अब बहुत महंगे हो गए हैं, और ये सेक्टर्स ने परफॉर्म भी नहीं किया है, और ये रिलेटिवली टू देयर पास्ट ये थोड़े अभी रीजनेबल हो गए हैं। तो मे बी हमने अभी तक किया नहीं है, बट हम सोच रहे हैं कि डज इट मेक सेंस। आपकी क्या प्रेफरेंस रहेगी अभी, अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से कहाँ आप कंफर्टेबल हैं? लार्ज कैप्स। लार्ज कैप, और उनमें भी क्या क्या पसंद है आई आपको? थिंक बैंकिंग ठीक है, यूटिलिटीज ठीक है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, लगभग सभी सेक्टर ठीक है मेरे ख्याल से। खाली कंज्यूमर स्टेपल्स और जो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज है डिफेंस वाली, वो मुझे लगता है बहुत महंगी। वो महंगी है थोड़ा बहुत। और PSUs पर आपका व्यू? अब PSUs को PSUs नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब वो एक सामान्य बिजनेस हो चुका है। एक समय था जब PSUs सस्ते थे, अब वो कोई बहुत सस्ता है, कोई बहुत महंगा है, कोई सामान्य है। तो अब बाजार में PSU और प्राइवेट को लेके कोई डिस्कशन नहीं करना चाहिए। मतलब आप उनको ये माने मत कि बिल्कुल ठीक बात है। रामदेव सर, आप कहाँ पर बुलिश हैं, कहाँ पॉजिटिव हैं? मेरे को अभी लगता है कैपिटल मार्केट्स जो इंटरमीडिएशन कंपनीज हैं, चाहे एसेट मैनेजमेंट हो, देखिए मेरे को ऐसा फर्म बिलीफ है कि जो 160 मिलियन जो डीमैट अकाउंट्स हैं
वो अगले 3-4 साल में 300 मिलियन हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। डबल हो जाएंगे। ये जो फिनेंशियलाइजेशन का जो एक चल पड़ा है 3-4 साल से, ये मेरे को लग रहा था कि ऐसा टेपर ऑफ हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली इट इज़ गेनिंग मोमेंटम उल्टा। तो 4-5 लास्ट मंथ में 4.2 मिलियन आया, तो नंबर्स तो बहुत बड़े हैं। और ये यदि मोमेंटम रहा तो ये पूरा इसी एक्चुअली बजट में एक बात और भी है कि जो बजट मेकिंग जो कैपिटल मार्केट से उन्होंने देखा, उन्होंने ये चीज़ नहीं देखा कि ये जो पूरा जो पॉजिटिव इफेक्ट है इसका, जो इक्विटी में फ्लो हो रहा है, इट इज़ लाइक गेंजेस कमिंग टू द राजस्थान। तो पहले तो फ्लड ही होने वाला है, क्योंकि राजस्थान में उसके एग्जिट नहीं है, आदत ही नहीं है। लेकिन यदि 10 साल तक रहा है तो राजस्थान पूरा हरियाली हो जाएगा। तो ये जो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट है जो इक्विटी का, जो आप जो प्राइवेट इक्विटी में देखो जाके, आज जो अनलिस्टेड में जो धमाल हो रहा है, एक छोटे एंटरप्रेन्योर को आज 150 करोड़ मिल जा रहा है या 1000 करोड़ मिल जा रहा है, इसका इफेक्ट अभी तो मिलना ही चालू होगा। अभी आईपीओ मार्केट अभी बूम में चल रहा है, मतलब सो इसका जो इफेक्ट जो है आपको 1-2 साल के बाद दिखेगा। तो ये जो टर्न अराउंड है पूरा इकोनॉमी में, ये मतलब मेरे को लगता है सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। इसे देखिए अभी क्या होगा, सबको भी शेयर खरीदने का करीब 8-10 लाख करोड़ का फ्लो है आज के दिन में, मतलब एस्टिमेट है। यदि म्यूचुअल फंड में 40-50 हज़ार करोड़ है, बाकी और 30,000 समझ लो इंश्योरेंस और डायरेक्ट इक्विटी में आ जाएगा, तो आपको 8 से 12 लाख करोड़ का फ्लो है इक्विटी आज के दिन में। तो सप्लाई कहाँ से आएगा? सप्लाई आएगा आपको आईपीओ से आएगा, या प्रमोटर बेचेगा, या एफआई बेचेंगे। तो एफआई तो नेट बायर हो गए, तो बेचेगा कौन? खाली प्रमोटर। तो जो आइसबर्ग्स हैं प्रमोटर्स के, जो 50% है, वो ढाना चालू होगा। 1% बेचेंगे तो 4 लाख करोड़ आता है, 2% बेचे तो 8 लाख करोड़ आता है, सरकार बेचेगी। तो ये जो पैसे आएंगे, तो ये सब किनको आएंगे? इनको ही आएंगे सबको। वो जो बेचेगा आज अपना कंपनी बेचेगा, करेक्ट, 1000 करोड़ का, और सीधा वेल्थ मैनेजमेंट के थ्रू इनके सब को किसी को म्यूचुअल फंड लगाना है। हाँ, उसके बाद तो कोई चारा नहीं है ना, उसके बाद वो करेगा क्या हो पैसे का। तो ये जो एक्सपांशन ऑफ कैपिटल मार्केट है, ये सस्टेन्ड है और ये बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए 4 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड, आई थिंक 4 लाख इसमें आपका 2014 में करीब 4 लाख करोड़ था, वो हो गया अभी 40 लाख करोड़, तो 25% से पूरा बढ़ा है। तो यही स्पीड से करोगे तो आपको अगले 10 साल में 400 लाख करोड़ हो जाएगा, 300 से 400 लाख का प्योर इक्विटी फंड हो जाएगा। तो मतलब व्हाट काइंड ऑफ एक्सपांशन टॉकिंग अबाउट। और ये भाई लोग को टॉप 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनी 70% मार्केट शेयर है, फ्लो उनको ही आता है। करेक्ट। तो मेरे को लगता है कि कैपिटल मार्केट अपॉर्चुनिटी इज अनप्रेसिडेंटेड, और इसमें खाली ऐसा नहीं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ब्रोकिंग, आपका इंटरमीडियरी, एक्सचेंजेस, ये पूरा का पूरा कैनवास अलग ही साइज होएगा। ऐसा ग्रोथ मेरे को कहीं, अच्छा एसेट लाइट भी है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, इंटेलेक्चुअल है पूरा पूरा। तो मेरे को ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं आता है जहाँ पर 25% कंपाउंडेड 10 साल का ग्रोथ दिखे मेरे को। आपने बिल्कुल अलग ही पर्सपेक्टिव दिया। हम तो सोचते थे कि टैक्स बढ़ गया, वॉल्यूम घटेंगे, पता नहीं ब्रोकरेज फर्म्स का क्या होगा, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म का क्या होगा। आप तो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव। मेरे को मतलब सब सुनने के बाद भी यही लगता है, nothing has changed. I don't know. नहीं, fully agree. We are beneficiaries of it. Beneficiary of it. देखो अगर 10-12-15% भी एप्रिसिएशन 8 लाख करोड़ में से नया आपके पैसा आता है, पैसे बढ़े, 25-30% ग्रोथ इन दिस इंडस्ट्री ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस हुआ ही है ना। I think Kotak, HDFC, Nippon, they would have all grown at 25% for the last 10 years. कैगर बेसिस पे। आज कभी किसने सोचा था कि एक AMC का कॉर्पस 10 लाख करोड़ होगा? इक्विटी कॉर्पस। अमेजिंग। वही बता रहा हूँ। तो ये तो शुरुआत है, ये तो 100 लाख करोड़ जाएगा इसी का ही। तो SBI का आप नॉक थोड़ी तोड़ सकते हैं आप, जो उसका जो पकड़ है मार्केट शेयर का, वो छोड़ने वाले नहीं वो लोग। करेक्ट। तो मतलब ये अलग ही साइज, जो पहले जाके हम लंदन में या न्यूयॉर्क में प्रेजेंटेशन करते थे, भाई ये $25 बिलियन मैनेज करता है, ये 50, ये सब भाई लोग तो यहीं बैठे हुए हैं। अब तो सारे बड़े बड़े हो गए। नीलेश भाई बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हो गए ग्लोबल कंपैरिजन में। $4-5 बिलियन फंड की मतलब उसका 2-2, 4-4 घंटा अपॉइंटमेंट के लिए लगता था, मतलब वेट करते थे ऐसे अपॉइंटमेंट। और मीडिया वाले भी उनको ही बुलाते थे। उनको ही बुलाते थे। नीलेश भाई आप भी करना, आपकी बार वो आए तो आप भी ऐसे ही करिएगा थोड़ा। मीडिया वाले भी खाली गोरे को ही बुलाते थे, उनको बुलाते नहीं थे। हमने आज तक गोरा आता है ना तो आधा घंटा देते हैं, हम 4 जन को मिला के भी आधा घंटा नहीं मिलता। हमने आज तक ऐसा किया, हमने तो बुलाया ही नहीं। क्योंकि वो हम क्या पूछे उसको समझ में नहीं आएगा, वो क्या बोले हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन नीलेश भाई बॉन्ड के हिसाब से आपसे एक बार राय लेना चाहता हूँ। क्या, क्योंकि बॉन्ड डील्स लगभग जस की तस रही, कोई खास बदलाव हुआ नहीं, कैसे बॉन्ड मार्केट ने रिएक्ट किया, और उसके बाद क्या ग्लोबली जो इन्वेस्टर्स हैं, डेट वाले, फिक्स इनकम वाले, वो क्या इंडिया में निवेश बढ़ाएंगे? एक है पैसिव फ्लोस, वो हर महीने चलता रहेगा, बिकॉज बॉन्ड इंडेक्स में हर महीने हमारा वेट 1% बढ़ता रहेगा मार्च 2025 तक। दूसरा है एक्टिव वाले। नाउ
हमारी जिस तरह से फिस्कल पोजीशन है वो विदेशी निवेशकों को कॉन्फिडेंस देगी, क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की भी कहानी चालू हो जाएगी। तो कुल मिला के पॉलिसी रेट में 18-24 महीनों में रिडक्शन हो सकता है, फिस्कल प्रूडेंस अच्छा है, भारत में जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो उनके नेट फॉरेन एक्सचेंज डेट से ज़्यादा है, तो पेमेंट का कोई टेंशन नहीं है, तो लोग निवेश तो करेंगे ही। ठीक बात है। एक और इंटरेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रामदेव सर आपसे राय लेनी उस पर, बायबैक को लेकर नियम बदले। पहले ये था कि भाई बायबैक के बहुत सही काम कर दिया इस बार। हैं? हाँ, बहुत सही अच्छा काम। लगा आपको? बंद कर दिया, बाय डिविडेंड इन लिeu ऑफ बायबैक खत्म कर दिया पूरा। सो अब जो कंपनी को डिविडेंड देने का बराबर प्रेम से चेक लिख के भेजो आप, कोई चक्कर नहीं। और आपको टैक्स हाईएस्ट लग रहा था तो लगी रहना, तो उसमें कोई डेल्टा है नहीं, वो तो 38% 40% लगता लगते रहेगा, लेकिन एटलीस्ट कैश का डिविडेंड तो आएगा, शेयर तो नहीं करना पड़ेगा ना। कंपनियां अगर अब ये कहें कि मैं तो बायबैक भी नहीं करूंगा, डिविडेंड भी नहीं दूंगा, पड़ा है पैसा, तो आपकी मर्जी है, फिर तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, प्रमोटर को भी नहीं प्रमोटर को कुछ नहीं मिलेगा, तो प्रमोटर घर कैसे चलाएगा वो? लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट जो सुनील जी वो ये है कि लोग कहते हैं कि अगर इक्विटी में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया और उसको रिटर्न में या तो कैपिटल अप्रिसिएशन मिले या डिविडेंड ये मिले। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ये अनिल, level playing। मैं थोड़ा डिफर करूंगा भैया से, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जो भी ग्लोबल कंपनीज, जो भी ग्लोबल प्रमोटर्स है, वो ऐसे जुरिस्डिक्शन से इंडिया में आए ना, उनको टैक्स ही नहीं लगता है। प्लस जैसे म्यूचुअल फंड को टैक्स ही नहीं लगता है, तो उनको बायबैक हो या डिविडेंड हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट इंडिविजुअल को बहुत फर्क पड़ता है। भैया जैसे इन्वेस्टर को बहुत फर्क पड़ेगा जो डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज उनको टैक्स का इंसिडेंट बढ़ गया। आज अगर कंपनी बढ़ती थी तो 20% का अंतर नहीं पड़ेगा, because they have come through jurisdictions where they don't pay tax। और डबल टैक्सेशन ट्रीटी होगा उनका। उनका मेरा डिविडेंड वगैरह पे टैक्स नहीं लगता है ना उनको। नहीं, जो मेरा टैक्स है, यहाँ का जो लोकल टैक्स है 38% है, वो जो कंपनी भरती है, वो भरती बट है। बाकी उनको जो हाथ में आता है उसके रिसिपिएंट को नहीं वो लगता। दे डोंट पे एनी टैक्स ना, तो उनके लिए तो फायदा हो गया। कंपनी को कम टैक्स भरना है तो कंपनी ज्यादा बायबैक करेगी तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ये प्लस आप अगर सपोज मार्केट पे बायबैक करते हो तो कैसे पता चलेगा कि आपने बायबैक में टेंडर किया कि मार्केट में बट बेचा है? प्रमोटर्स आर नॉट अलाउड ना इन दैट मार्केट में। एज एन इंडिविजुअल दैट यू कैन डू इट, यस। बट पता ही नहीं चलेगा ना मैंने बायबैक में दिया है कि सेल किया है मैंने, तो हाउ विल दे डिटरमाइन दैट इट इज अ बायबैक टैक्स? वो आई थिंक वो जो टेंडर ऑफर में अगर आप देंगे, खाली टेंडर ऑफर में, बट वो क्लैरिटी नहीं है इसमें। अभी क्लियर क्लैरिटी नहीं, इट इज नॉट रिटन, इट इज ओनली रिटन बायबैक। दे हैव नॉट सेड वेदर टेंडर ऑफर और ऑन द फ्लोर ऑफ द एक्सचेंज। फ्लोर पे तो खैर बेचने में पता नहीं है। फ्लोर पे तो प्रमोटर्स इज नॉट अलाउड टू ऑफर। नहीं, फ्लोर इट इज अ बायबैक विदाउट प्रमोटर ऑफरिंग। हाँ, देन व्हाट हैपेंस? एज अ शेयर होल्डर अगर मैंने बाजार में बेचा तो बायबैक में दिया कि मैंने नहीं, डजंट मैटर, देन यू पे 2.5% ओनली। फिर तो आपका जो बट देन व्हाट इज देन तो सर्कमवेंट हो गया ना, फिर बायबैक टैक्स लगा ही नहीं, गवर्नमेंट को मिला ही नहीं बायबैक टैक्स। गवर्नमेंट को बायबैक तभी मिलेगा जब वो बायबैक तब बायबैक। लगता है जब प्रमोटर भी प्रोरेटा ऑफर कर सकता है। आई डोंट नो, वो थोड़ी क्लैरिफिकेशन देखनी पड़ेगी, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर बायबैक ऑफर टेंडर ऑफर के जरिए होगा और उसमें आप शेयर टेंडर करते हैं और उसमें आपको जो पैसा आता है तो उसे टैक्सेशन कोई करेगा ही नहीं ना बायबैक में, इसलिए वो शायद वो बायबैक होगा ही नहीं। अगर वो होगा ना, बायबैक इन लिeu ऑफ डिविडेंड जो चल रहा था ना, वो सब बंद हो जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव शायद बायबैक हो सकता है और ये 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। तो प्रशांत सर, फिर 1 अक्टूबर के पहले जो बहुत सारी ये आपकी आईटी कंपनियां भर भर के पैसा लेके बैठी है, तो जब नया नियम आया उससे पहले कर लो, खटाखट कोई टीसीएस कोई इन्फोसिस बायबैक ला के खत्म करे, चांसेस बन सकते हैं। इस पर मेरे को भी पूरी समझ है नहीं, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। नीलेश, आपकी कोई ओपिनियन? जैसे रामदेव जी ने कहा कि डिविडेंड के ल्यू में जो बायबैक होती थी वो अब बंद हो जाएगी, और जैसे सुनील भाई ने कहा कि ये क्लैरिटी चाहिए, बायबैक अगर बाजार के फ्लोर में हो रही है तो 12% टैक्स लगाएंगे या मार्जिनल स्लैब लगाएंगे। अगर वो लूप होल रहा तो सारी बायबैक फ्लोर के ऊपर ही होगी, चांस ज्यादा तो हो फिर बाजार में नहीं, बाहर नहीं होगी, टेंडर। जनरली जो फ्लोर पर बायबैक होती है उसमें प्रमोटर अपने शेयर नहीं बेच पाते, वो एक रेस्ट्रिक्शन होता है, तो इसलिए फिर वो बायबैक। प्रमोटर तो बाजार में बेच के 12.5% लेगा, वो बायबैक में बेच के टैक्स क्यों भरेगा? एग्जैक्टली। तो प्रमोटर क्लियर है, इन्वेस्टर क्लियर है, खाली सरकार क्लियर नहीं है कि उनको टैक्स कहाँ से आएगा। बढ़िया है, लेकिन सरकार ने एक चीज तो क्लैरिटी रखी इस वजह में, जहां से मिले जितना मिले, स्पेशली स्टॉक मार्केट से मिले, वो टैक्स तो ले ही लो। हाँ, आप लोग बहुत कमा रहे हैं ऐसा नहीं, बट आई थिंक जो भैया ने कहा ना, दैट इज वेरी रेलेवेंट। आज अगर सपोज गवर्नमेंट को 100 गीगावाट 200 गीगावाट सोलार लगाना है
उस सोलार के प्लांट लगाने के लिए पैसा इक्विटी मार्केट से ही मिल रहा है। अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो इक्विटी मार्केट ही आपको पैसा दे रहा है फैक्ट्री लगाने के लिए। तो जितना भी वो 9 पॉइंट बोले ना, जिसमें सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट था, एम्प्लॉयमेंट कब होगा? जब नया उद्योग लगेगा। Absolutely. नया उद्योग कब लगेगा? जब कैपिटल मिलेगा। अगर आपने कैपिटल को किल कर दिया तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो आई थिंक उसमें बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात। तो आइए, बजट आया और चला गया, बाजार का मूड माहौल वैसा का वैसा है। उठापटक होने के बाद बाजार फ्लैट भी बंद हुआ। बाजार की चाल में किसी तरह के बदलाव के कोई संकेत नहीं। ये है निर्णय हमारे बड़े पैनल का इस